हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 21 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस है। पीडीएफ अवेलेबल है आज का विद नोट्स, एमसीक्यू है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फ्री में है। या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, चंद्रमा पर 4G नेटवर्क बनाने का काम नोकिया कंपनी को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सौंपा है? आंसर होगा नासा। नासा ने ये काम दिया है। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको, क्यों ज़रूरत पड़ी, कैसे वो इंस्टॉल होगा, क्या होगा वगैरह वगैरह। तो द हिंदू की आप न्यूज़ देख रहे हैं मेरे बगल में। द हिंदू लिखता है कि आपके घर में भले ही फ़ोन का सिग्नल आने में परेशानी होती होगी, लेकिन आने वाले वक्त में चांद पर आपको बेहतर नेटवर्क ज़रूर मिलेगा। तो मुद्दे पे बात करते हैं। दरअसल क्या है कि नासा का टारगेट 2024 तक इंसानों को फिर से चंद्रमा पर ले जाने का है और इसके लिए वो प्रोजेक्ट आर्टेमिस उस पर काम कर रहा है नासा। ओके, तो ध्यान रखना आप, प्रोजेक्ट आर्टेमिस के लिए ये नोकिया को काम दिया गया है। तो कोशिश ये है कि जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रहते हैं, ओके, आप मेरे बगल में देख रहे हैं अंतरिक्ष स्टेशन, तो वहाँ रहते हैं लोग, एक एक साल तक रह जाते हैं लोग। तो इसी तरीके से चांद पर लंबे समय तक मनुष्य रह सके, ये है इस मिशन का उद्देश्य, ताकि वहाँ पर खुदाई हो सके, रिसर्च का काम हो सके। और ये भी प्लान है नासा का कि मंगल ग्रह सहित जो अन्य ग्रह पर जो मिशन भेजने का काम होता है वो पृथ्वी की बजाय उसको चांद से ही उसको भेजा जाए, ठीक है, ताकि बहुत सारी जो लागत है और समय वो बच सकेगा। और इसके लिए चूँकि ज़्यादा लोग चांद पर रहेंगे तो एक सेलुलर नेटवर्क की भी ज़रूरत होगी, वहाँ रोबोट काम करेंगे, तो उन रोबोट्स को आपस में कनेक्शन के लिए दूर तक जाएंगे रोबोट, तो उनके लिए ये नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चांद पर सेलुलर नेटवर्क के लिए नोकिया का सिलेक्शन किया गया। नोकिया ने क्या कहा है? नोकिया ने कहा है कि अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सिस्टम 2022 के अंत तक चंद्रमा की सतह पर बनाया जाएगा। मतलब 2024 में आर्टेमिस मिशन के तहत वहाँ पर मनुष्य भेजे जाएंगे चांद पर, लेकिन उससे पहले 2022 तक ही, यानी अगले 2 साल में वहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क को बना दिया जाएगा चांद पर। और इसके लिए नोकिया कंपनी ने, एक अमेरिकी कंपनी है प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट डिज़ाइन कंपनी, तो उसके साथ मिलकर साझेदारी की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। और वो कंपनी क्या करेगी कि यहाँ से जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं वो चांद तक पहुँचाएगी। और इसके बाद नोकिया जो है वहाँ पर चांद पर 4G LTE कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित करेगा। जो आप 4G आप इस्तेमाल करते हैं वैसे ही नेटवर्क एक वहाँ पर स्थापित होगा, ओके। और उसको स्थापित करने के लिए अभी जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक कोई मनुष्य नहीं जाएगा, और इस तरह से भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ पर जाते ही वो एक नेटवर्क का काम करने लगे आपस में जुड़कर, ओके। और नोकिया का एक कहना है कि चांद पर सेलुलर नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों की आवाज़, वीडियो कम्युनिकेशन की सुविधाएं देगा, साथ ही टेलीमेट्री और बायोमेट्रिक जो डेटा है एक्सचेंज करने का। इसके अलावा रोबर्स और रोबोटिक जो डिवाइस है वहाँ जो तैनात होंगी उनको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने का एक तरह से अनुमति देगा, ओके। और बहुत मुश्किल हालत में भी ये नेटवर्क काम करेगा, इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है और डिज़ाइन किया जा रहा है। चांद पर लॉन्चिंग और लैंडिंग का जो काफ़ी विषम परिस्थिति होती है, तो इसकी कोशिश है नोकिया की कि वो इस तरह से जाए कि वहाँ लैंडिंग में हो जाए और वो एक नेटवर्क भी ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाए, वो बन जाए, ओके। और नोकिया का कहना है कि अभी हम 5G नेटवर्क नहीं वहाँ बना रहे हैं, 4G LTE का ही उपयोग करेंगे। और नोकिया को इसके लिए 103 करोड़ रुपए मिले हैं, 103 करोड़ रुपए, ओके। हालांकि ये अपग्रेडेबल होगा, यानी 5G में बन सकता है, कन्वर्ट हो सकता है बाद में, उसमें कुछ चेंजेस लाकर। और नासा ने भी अनाउंसमेंट किया है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड जो अनाउंस किया है उसने कहा है कि सिस्टम को चंद्रमा की सतह पर लंबी दूरी के कम्युनिकेशन उसको भी सपोर्ट कर सकेगा, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी, ओके। और आपको बता दूं कि नोकिया पहले भी कोशिश कर चुका है। 2018 में जर्मन स्पेस कंपनी है PT साइंटिस्ट्स, तो उसके साथ मिलकर वोडाफोन UK के साथ मिलकर
वो कंपनी और वोडाफोन यूके के साथ मिलकर अपोलो 17 लैंडिंग साइट पर एक LTE नेटवर्क बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन दूसरी कंपनियों ने उतना दिलचस्पी नहीं दिखाई तो फिर ये पीछे हट गया। तो लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि 2022 तक ये नेटवर्क खड़ा करेगा, ऐसा प्लान है नोकिया का। बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग बताएं। आंसर होगा 4th रैंकिंग है। ओके, भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश है एशिया प्रशांत क्षेत्र में, जो इस एरिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो किसने ये रिपोर्ट जारी की है? तो सिडनी स्थित लॉवी इंस्टीट्यूट ने जारी की है। ओके, भारत को 100 में से 39.7 अंक मिले हैं। हालांकि ये जो अंक है वो पिछले साल से 1.3 पॉइंट कम है, मतलब 3% कम मिला है। और इसमें कहा गया है कि भारत ने साल भर में, यानी पिछले एक साल की तुलना करें तो उस दौरान आर्थिक क्षमता में वृद्धि की है और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया, लेकिन डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक रिलेशनशिप में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, क्वेश्चन होगा एशिया पावर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, सबसे ज़्यादा क्षमता? आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। आप सोच रहे होंगे कि एशिया पावर इंडेक्स है तो अमेरिका कैसे? तो देखिए, ये जो रैंकिंग है उसमें ये देखा जाता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में कौन सा देश कितना प्रभावशाली है, चाहे वो एशिया का हो या ना हो। यहाँ पर कौन अपना प्रभाव दिखा सकता है, उसका प्रभाव है। तो टॉप 10 देशों की लिस्ट देख लेते हैं। शुरू करते हैं, मेरे बगल में आप देख लेंगे। USA है फर्स्ट पे, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे इंडिया है, फिफ्थ पे रूस है, 6th पे ऑस्ट्रेलिया है, 7th पे दक्षिण कोरिया है, 8th पर सिंगापुर है, 9th पे थाईलैंड है और 10th पे मलेशिया है। तो क्या है ये एशिया पावर इंडेक्स, क्या है ये? तो जैसे मैंने पहले बताया, ये सिडनी में स्थित एक संस्थान है लॉवी इंस्टीट्यूट, वो जारी करता है। हालांकि दुनिया भर में इस इंडेक्स की मान्यता होती है। ओके, 8 मानकों पर आधारित होता है ये पूरा। कौन कौन से हैं? जैसे कि आर्थिक संसाधन यानी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, सैन्य ताकत यानी मिलिट्री कैपेबिलिटी, लचीलापन यानी रेजिलेंस, भविष्य के संसाधन यानी फ्यूचर रिसोर्सेज क्या हैं, आर्थिक संबंध यानी इकोनॉमिक रिलेशनशिप दूसरे देशों से क्या है, रक्षा नेटवर्क यानी डिफेंस नेटवर्क यानी डिफेंस से रिलेटेड जो नेटवर्क है वो दूसरे देशों के साथ कैसा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, इन सब और जापान के साथ काफ़ी घनिष्ठ रिश्ते बनाए हैं भारत ने बहुत सारे समझौते करके। इसके अलावा राजनयिक प्रभाव यानी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इन्फ्लुएंस, इन सब पे, इन 8 मुद्दों पे देखा जाता है कि किस देश की क्या स्थिति है। अमेरिका की स्थिति नंबर 1 है। अमेरिका ने अपने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पर पहला स्थान तो बचा लिया है उसका, लेकिन पिछले 2 साल की तुलना करें तो 10 अंकों की जो है वो बढ़ोतरी हुई थी, वो अब घट कर आधी रह गई है। मतलब 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई थी 2 साल पहले, अब वो कम हो गई है। अमेरिका को स्कोर है, अमेरिका का 100 में 81.6 स्कोर है, मतलब पिछले साल से उसने कम अचीव किया है। और चीन की तुलना में अमेरिका का जो स्कोर का अंतर है वो घट रहा है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है खासतौर पर कोविड-19, ट्रेड वॉर और जो बहुपक्षीय समझौते थे यानी मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स थे, उन सब से हाथ पीछे खींचने की वजह से एशिया में अमेरिका का प्रभाव जो है वो थोड़ा कम हुआ है। और लॉवी इंस्टीट्यूट का ये अनुमान है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने में 2024 तक का वक्त लग सकता है। यानी कोविड-19 से पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति में आने में अमेरिका को अभी 4 साल लगेंगे। चीन की क्या स्थिति बताई गई है इस रिपोर्ट में, इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए, चीन जो है लगातार तीसरे साल 2nd पोजीशन पर काबिज है। ओके, और आपको बता दूं कि कोरोना वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद, और उस पर बहुत सारे आरोप भी लगे कि जानकारी छुपाई उसने, लेकिन फिर भी उसने अपना स्थिति जो है बनाया हुआ है। ओके, और ये भी इसमें संभावना जताई गई है इस रिपोर्ट में कि चीन इस दशक के आखिरी तक
अमेरिका से आगे निकल जाएगा, एशिया प्रशांत इलाके में जो प्रभाव है उसको बनाए रखने में। इंडिया की क्या बात है? इंडिया के बारे में कहा गया है कि इसको सुपर पावर बनने में काफ़ी टाइम लगेगा और कहा गया कि दक्षिण एशिया में भारत को नए लोगों के साथ विकास की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और ये कहा गया कि भारत को चीन के आर्थिक जो आउटपुट है, यानी इकोनॉमिक आउटपुट जितना दे रहा है चाइना, उसका 40% अचीव करने में अभी 10 साल और लगेंगे। मतलब काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है। क्यों? एक तो हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना चाइना से निकला, लेकिन चीन जो है वो उसका ग्रोथ पॉजिटिव में हो गया है और इंडिया काफ़ी नेगेटिव स्थिति आ गई है। तो यहाँ ज़्यादा अर्थव्यवस्था को संभालना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, एमसीक्यू है विद नोट्स और डिटेल में, ताकि आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आ जाए। हिंदी का अवेलेबल है और इंग्लिश वर्जन भी अब आ गया है। आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि इंग्लिश वर्जन भी उनको मिले, तो वो आ चुका है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ से ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल है 2020 का करंट अफेयर, और 2019 का भी है, उसका बुक भी है अमेजन पे। अगला क्वेश्चन, डेनमार्क ओपन 2020 वीमेन सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर होगा नोजोमी ओकुहारा। ओके, जापान की हैं और पूर्व विश्व चैंपियन हैं वो, और उन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डेनमार्क ओपन 2020 खिताब मेंस सिंगल्स किस खिलाड़ी ने जीता? पुरुष एकल। आंसर होगा एंडर्स एंटोनसेन। ओके, दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी हैं और डेनमार्क के ही हैं, उन्होंने ये जीत लिया है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। ओके, ये दिन जो है ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, निदान, इसके इलाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। और 2020 की थीम क्या है? डेट्स ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, क्या होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस? देखिए, एक बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, नाजुक हो जाती हैं, हड्डियों में छेद हो जाता है, जिसके कारण हल्की सी भी चोट लगने पर हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये बात है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की 50वीं सालगिरह के जश्न में शामिल होने का न्योता मिला है? आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से मिला है ये न्योता, इन्विटेशन। देखिए, अगले साल 26 मार्च को, यानी 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने वाले हैं। तो उस दौरान बहुत बड़ा जश्न होने जा रहा है, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया से इनवाइट किया गया है। बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये खबर साझा की है और वहाँ पर नए उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, विक्रम डोराईस्वाई। तो उन्होंने ढाका में बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात की और उसी दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि हम इनवाइट कर रहे हैं और ऑफिशियल इनवाइटेशन जो है वो आ गया है। ओके, तो ये बात एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बीच में हम लोग देख रहे थे कुछ वक्त पहले कि बांग्लादेश से थोड़े संबंध हमारे कटु हो गए थे, उतने बहुत बेहतर नहीं थे बांग्लादेश की ओर से। बांग्लादेश चीन की ओर बहुत ज़्यादा जा रहा था, उसके साथ संबंध बेहतर कर रहा था, लेकिन अभी पिछले 1-2 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो थोड़ा नॉर्मल हुआ है और जो राजनयिक रिश्ते हैं वो थोड़े से मजबूत देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर होगा डॉक्टर माइकल ईरानी। ओके, उनका जन्म मुंबई में ही हुआ था और किसकी जगह लेंगे वो? थॉमस अजान की जगह लेंगे वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस, इंग्लिश में कहते हैं इसे वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे, कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 अक्टूबर। ओके, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में 1962 में सरकार ने राष्ट्रीय गलगंड ये नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। बाद में 1992 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम रख दिया गया था और इस कार्यक्रम के तहत आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने की कोशिश होती है। इसके बारे में
मैसेज देने की बात होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस सुरक्षा एजेंसी ने मेरी सहेली पहल शुरू की है? मेरी सहेली पहल, आंसर होगा RPSF। फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ओके, पहले RPF नाम था, अब RPSF नाम हो गया है। शुरुआत में इस अभियान को, इस मिशन को AP एक्सप्रेस से शुरू किया गया है, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। उद्देश्य क्या है? वही है, ट्रेन की यात्रा करने वाली जो महिलाएं हैं, महिला यात्री हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और इसके तहत महिला एक टीम होगी जो ट्रेन में देखेगी क्या हालात हैं, कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, ये कैसा लगा करंट अफेयर्स ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट मैं पढ़ता रहता हूँ, भले ही जवाब ना दे पाऊँ हर कमेंट का। ओके, और बदलाव भी होता रहता है करंट अफेयर्स में। जहाँ तक बात है, ये मॉर्निंग का वीडियो आने का कोशिश रहेगी। और आज के करंट अफेयर्स का PDF फ्री में अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में। डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।